बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होती है? कोई भी वस्तु जो यूनिवर्स में किसी भी मटेरियल की बनी हो उसे हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। कोई भी चीज जो आपके आसपास दिख रही है, क्या? जैसे हवा जो हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, स्टार, प्लेनेट, प्लांट, एनिमल, एक पानी की बूंद और एक सैंड का पार्टिकल, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती है। और सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास चारों ओर जो भी हम मैटर देखते हैं, जो भी हम सब्सटेंस देखते हैं, ठीक है, तो वो सब कहलाएंगे आपके मैटर। तो ये मैटर क्या है, इनके बारे में क्या स्टडी करना है, वो सब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जितने भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं, जितने भी सब्सटेंस है हमारी सराउंडिंग्स में, मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए। किसके बने हुए बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सैंड की मैं बात करूं, तो सैंड में एक छोटा सा कण, सैंड पार्टिकल, वो क्या कहलाएगा? आपका मैटर का पार्टिकल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके नमक का एक छोटा सा दाना हो गया, वो क्या कहलाएगा? पूरे NaCl का एक पार्टिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्टिकल, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं या इनका साइज क्या होता है? तो साइज की बात करूं तो इतना ज्यादा छोटा होता है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो मतलब पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। दूसरी बात करते हैं इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। चलो देखते हैं, एक बार बना के देखते हैं। सपोज करो ये दो पार्टिकल है, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या मिलेगा? आपको एक स्पेस मिलेगा, खाली जगह मिलेगी, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है और ये पार्टिकल इसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये हमेशा एक दूसरे के पार्टिकल्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, ये मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। अब जैसे पृथ्वी के दो मोशन होते हैं ना, एक तो अपनी ही एक्सिस पे कर रही है और एक सूरज के चारों ओर घूम रही है, जिसे हम रेवोल्यूशन और रोटेशन बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से पार्टिकल भी दो तरीके के मोशन करते हैं। एक तो रोटेशन, स्पिन बोल लो उसे, और एक करते हैं इधर उधर मोशन, ठीक है। पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन तो नहीं होता, रेवोल्यूशन तो गोल गोल होता है ना, तो इस वजह से, ठीक है। तो तीन यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बात करें, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। पार्टिकल जो है हमेशा मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। और तीसरा है, पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीन आपकी प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटा सा है, कोई ज्यादा नहीं है। अब बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है आपके 3 तरीके के पाए जाते हैं। वैसे तो 5 तरीके के होते हैं, लेकिन अभी हम इस छोटे से लेवल पर 3 ही के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पे आता है भैया सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, एंड थर्ड होता है गैस। इसके अलावा चौथी थी प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म, वो होती है 5वीं। उनके बारे में हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। 12th तक बात नहीं करेंगे उसके बारे में। अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात आई 3 करेक्टरिस्टिक्स की, जो अभी हमने पढ़ी। पहला करेक्टरिस्टिक्स था कि इनके बीच में स्पेस होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल जो है ना, वो तो बहुत पास पास होते हैं, उनमें स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है। लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। पहला आपको क्लियर हो गया होगा। स्पेस यहाँ पर कम, मीडियम और सबसे कम होता है यहाँ पर गैप, मतलब गैप यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, सॉरी, ठीक है। दूसरा था अट्रैक्शन। ये पास पास है तो अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी, मोर अट्रैक्शन। यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? मीडियम, मॉडरेट हो जाएगी। और यहाँ अट्रैक्शन सबसे कम पाई जाएगी आपकी, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है। तीसरा था मोशन का। मोशन की बात करें तो जगह कम होने की वजह से मोशन यहाँ पर क्या रहती है? स्लो रहती है पार्टिकल्स की। कैसी रहती है? स्लो। यहाँ पे रहती है मीडियम, मॉडरेट, और यहाँ पार्टिकल फास्टली मूव करते हैं क्योंकि स्पेस काफ़ी अवेलेबल है। बात करें तो ये आपके सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं। और इनकी बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, दोनों के दोनों। सॉलिड की प्रॉपर्टी फ्लो नहीं करती है, और जबकि लिक्विड एंड गैस क्या करती हैं? फ्लो करती हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। और क्या प्रॉपर्टी है भैया? और प्रॉपर्टी है ठीक है, शेप। शेप इनकी कैसी रहती है? फिक्स रहती है, और इनकी जिस कंटेनर में डालोगे उस तरीके की उनकी शेप हो जाती है। बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पर फिक्स होता है, यहाँ पर भी फिक्स होता है, और यहाँ पर फिक्स नहीं होता है,
ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं सॉलिड लिक्विड गैस की, आप उन सबको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब क्या दे रखा है, तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। यहाँ देखो, यहाँ बना रखा है ना सॉलिड के पार्टिकल कितने पास पास है, लिक्विड के थोड़े खुले खुले और गैस के बहुत ज़्यादा खुले। और क्या बता रखा है यहाँ पर, कई गैसेज होती है जो काफ़ी कंप्रेसिबल होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड के, जैसे एलपीजी हो गई जो हमारे घरों में सिलेंडर वगैरह में आती है, या ऑक्सीजन हो गई आपकी, है ना, सीएनजी हो गई जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, और एलपीजी होती है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। ठीक है, और कुछ चीज़ दे रखी है इसमें, नहीं, और कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं दे रखा। चलो आगे चलते हैं। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भैया जी। उसको समझने के लिए जरा आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को अगर मैं हीट करता हूँ तो क्या बनता है, लिक्विड, और लिक्विड को हीट करता हूँ तो मैं क्या बनता है, गैस। गैस को अगर मैं कूल करूँगा तो लिक्विड, और लिक्विड को अगर मैं कूल करूँगा तो सॉलिड। ये पहला केस था जिसमें हम टेम्परेचर की बात करते हैं। क्या, टेम्परेचर के चेंज करने से स्टेट चेंज होती है। ऐसे ही हम प्रेशर को चेंज करके भी स्टेट चेंज कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्रेशर अगर बाहर से अंदर की तरफ लगाया जाए सॉलिड पे तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड, और लिक्विड पे बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगाया जाए तो वो क्या बन जाएगा, गैस। ठीक है, तो प्रेशर से भी हम जो है स्टेट को चेंज कर सकते हैं। दो मेथड है हमारे पास। इसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाती है। इस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल जो है बड़ी तेजी से मूव करने लगता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच का कम हो जाता है और वो इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी है। देखो होता क्या है, समझाता हूँ। हाँ, जैसे मान लो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, है ना, इनको जब मैं हीट करता हूँ ना तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, बड़ी तेजी से मूव करने लगते हैं। तेजी से मूव करने की वजह से क्या करते हैं, ये आपस में इधर उधर टकराते हैं, और टकराने की वजह से इनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया था बस, इसके अंदर और कुछ नहीं था। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर आप एक सॉलिड लेते हो और उस सॉलिड को हीट करना स्टार्ट करते हो तो वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड आपका लिक्विड बनना स्टार्ट कर दे, कंडीशन है प्रेशर कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेयर जितना, जितना नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एक चीज याद रखने वाली यहाँ पर ये है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, 273.15 केल्विन। ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, बाकी का और कुछ दे रखा है, नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक चीज और समझनी है यहाँ पर। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तीन, देखो तीन चीजें होती हैं, है ना। टेम्परेचर जो निकालते हैं वो डिग्री सेल्सियस में निकलता है, फ़ारेनहाइट में निकलता है, केल्विन में निकलता है। अभी डिग्री और केल्विन, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में एक रिलेशन है। क्या, अगर केल्विन में निकालना हो आपको टेम्परेचर तो क्या करो, 273.15 को सेल्सियस में ऐड कर दो, सिंपल। जितना डिग्री सेल्सियस है उसमें ये ऐड कर दो, आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। सिर्फ ये समझने वाली बात थी। तो 0.15 को इग्नोर कर रखा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे अगर हम बात करें, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझते हैं। टेम्परेचर जिस पे जो है लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी की तरह एक और फिनोमिना होता है एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है वो भी बात करेंगे, अभी आने वाला है आगे। ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे। तो चलो यहाँ पर तो काम हमारा हो गया खत्म। यहाँ पर देखो 100 डिग्री सेल्सियस में ओनली 273 जोड़ा हुआ है, 0.15 को इग्नोर मार रखा है। तो कैल्विन कितना बन जाएगा, 373 कैल्विन। आप भी याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कितना होता है, 373 कैल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये मैं ऑलरेडी प्रेशर का बता चुका हूँ। अब आप समझो, सॉलिड से लिक्विड जाने की प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड बनाने की प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। लिक्विड से गैस बनाने की प्रोसेस को वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड बनाने की कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस बनाने की सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनाने की प्रोसेस को हम डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है उसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। चलो यहाँ पर इतना ही था सिर्फ, आगे बढ़ते हैं। आ गया एवाप्रेशन। एवाप्रेशन की अगर मैं बात करूं, समझते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर था, उस कंटेनर में पानी था।
या कुछ भी था, जो भी था लिक्विड, उसको हीट करना चालू हुआ। तो जैसे ही आपका पानी जो है वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसी टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएगा हल्का सा बढ़ते ही, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन किस टेम्परेचर पर होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाले टेम्परेचर पे होता है। पर देखो एक वक्त आएगा पूरा पानी गर्म हो जाएगा और इसमें जो है फिक्स हो जाएगा वेपर बनना। जितना पहले शुरुआत में तो बढ़ता जाएगा, है ना, और एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? मैक्सिमम। उसके बाद चाहे तुम हीट बढ़ा लो, चाहे कुछ कर लो, और ज़्यादा एवोपरेशन बढ़ने वाला नहीं है। वो मैक्सिमम पॉइंट आपकी हो जाती है बॉइलिंग की। कौन सा पॉइंट हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है आपका। सिंपल। जैसे मान लो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है इस टेम्परेचर पर आपका एवोपरेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इससे कम टेम्परेचर पे क्या होता है? आपका नॉर्मल एवोपरेशन होता है, कि आपका जो लिक्विड पार्ट है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। पर इसमें जो रेट है आपका एवोपरेशन में, वो धीरे धीरे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम वाले पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एवोपरेशन एक स्मॉल लेवल फिनोमिना है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये एवापोरेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। मेनली 4 चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है। पहला, सरफेस एरिया पे, ठीक है। देखो कैसे, अब सपोज करो एक ये है और एक बाल्टी ये है, ठीक है। सेम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ बनेगी इतनी और यहाँ बनेगा इतना, है ना, एवोपरेशन। तो किस में ज़्यादा होगा? इसमें ना। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो एवोपरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा। और सरफेस एरिया कम है तो एवोपरेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इसी वजह से जो है चाय अगर आप एक कप में पीते हो तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, और अगर आप एक सॉसर प्लेट में पीते हो तो उसके अंदर क्या हो जाती है? जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि एवोपरेशन उसमें फास्ट होता है। समझ गए? और किसी चीज़ को गर्म करना हो तो चौड़े बर्तन पे करे, जल्दी गर्म होएगा। दूसरा है टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे रेट ऑफ एवोपरेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। सिंपल। तो डायरेक्ट फिनोमिना है, ठीक है, डायरेक्ट डिपेंडेंट करता है टेम्परेचर पे। बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। अब ह्यूमिडिटी में क्या होता है? अगर आसपास ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो समझना, जब हम किसी पानी को या किसी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसके वेपर आसपास के एटमॉस्फेयर में कम एब्जॉर्ब होंगे। कम एब्जॉर्ब क्यों होंगे? क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी की वजह से आसपास की सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर वेपर्स या जो भी है वो मौजूद है, जिसकी वजह से एवापोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आसपास ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर में हमारे ऑलरेडी वेपर प्रेजेंट है, तो और वेपर जो है एब्जॉर्ब करने की जो पावर है एटमॉस्फेयर की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एवापोरेशन कम हो जाता है, ठीक है। सिंपल। तो इसमें उल्टा हो जाएगा। चौथे की बात, तो विंड स्पीड में क्या होता है वो देखते हैं। अब देखो मान लो विंड स्पीड ज़्यादा है, विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो आसपास की ह्यूमिडिटी उस विंड की वजह से दूर हो जाती है। अब वो विंड जो है ह्यूमिडिटी वो वहां से हट गई तो कम हो गई ह्यूमिडिटी, तो ओवरऑल ह्यूमिडिटी कम हो गई तो एवापोरेशन ज़्यादा हो सकता है। तो यानी कि स्पीड अगर ज़्यादा है विंड की तो ह्यूमिडिटी भी क्या, ओ आपका एवापोरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर विंड स्पीड कम है आपका तो एवापोरेशन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हवा चल रही हो जिस दिन, उस दिन कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो एवापोरेट जल्दी हो जाएगा वहां से, ठीक है। समझ गए? तो ये 4 तरीके थे जिनमें 3 चीज़ें बढ़ाने पर जो है एवापोरेशन बढ़ता है, और ह्यूमिडिटी वाले केस में घटता है, ठीक है। एवापोरेशन इसके अलावा और भी कई सारी एप्लीकेशन है। जैसे सबसे पहले बात करें कूलिंग की, तो आपको भी जब भी आप बॉडी एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो स्वेटिंग होती है ना, पसीना आता है। अब वो पसीने का काम क्या है? हमारी बॉडी जो है ना एक्सरसाइज करने की वजह से हीटअप हो जाती है, तो इसलिए हमारी बॉडी को थोड़ा सा कूल करने के लिए स्वेटिंग निकलती है, पसीना निकलता है। कभी महसूस किया हो आपने, आपका पसीने आ रखे हो बहुत ज़्यादा, और एक आपको पसीने नहीं आ रखे हो, दोनों केसेस में पंखे के नीचे या कूलर के सामने बैठना, तो आपको दोनों केसेस में अलग फील होगा। जिसमें पसीने आए हुए हैं आपको ठंडक ज़्यादा लगेगी, महसूस होगी, और जिस केस में आपके पसीने नहीं आए हुए हैं तो उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए कई बार कहते हैं पसीनों में एकदम आकर ठंडे किसी के सामने बैठना नहीं चाहिए हवा के नीचे। इससे हमारा शरीर और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे बुखार आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एवापोरेशन जो है कूलिंग करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मटका। मटके की बात करते हैं। एक छोटा सा मटका बना लेते हैं यहाँ पे। ये लो मटका बन गया ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है? पानी है। अब होता क्या है, छोटे छोटे इसके ऊपर मटके के ऊपर पोर्स होते हैं। यहाँ से सूरज की रोशनी जाती है, सूरज की रोशनी जाने से यहाँ पे पानी क्या होता है? एवोपरेट होता है। अब एवोपरेशन होने पर क्या होता है? ये आसपास की सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वेपर बन रहे हैं, है ना। वो वेपर आसपास की सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहाँ से हीट कम हो जाती है। कहाँ से? यहाँ से, पानी में से। तो हीट कम हो गई तो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा। क्या हो जाएगा? ठंडा, ठीक है। तो इसलिए मटके में
पानी रखा जाता है ताकि पानी ठंडा मिले, और ये नेचुरली प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरीके से डेजर्ट कूलर भी आते हैं। डेजर्ट कूलर के साइडों में जालियाँ होती हैं ना, इस तरीके से, और यहाँ पे एक पानी रन करता रहता है। तो जब बाहर की हीट इस पानी पे पड़ती है तो वो एवापरेट होकर क्या बन जाते हैं, पानी जो है वाटर वेपर बन जाते हैं। और वाटर वेपर बनते समय वो क्या करते हैं, आसपास की सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ठंडी हवा बच जाती है वहाँ पर, और वो ठंडी हवा फिर पंखा जो है फेंक देता है। मेन जो पूरा प्रिंसिपल है जिसमें हमारा कूलर ठंडी हवा दे रहा है वो यही मैकेनिज्म है, ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे कई बार आपने कोई मिट्टी का तेल या कोई परफ्यूम अपने हथेली पर डाला होगा, तो वो हमारी हीट से, हमारे शरीर की गर्मी से एवोपरेट हो गया होगा। एवोपरेट होने की वजह से क्या होता है, वो उड़ जाता है और हमें हथेली पे ठंडा ठंडा लगता है। खासकर सैनिटाइजर वगैरह डाले होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा, है ना। अब बात करें कि हमें गर्मी में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स गुड एब्जॉर्वर होते हैं स्वेट के, और जो है हमारी वहाँ से स्वेटिंग भी अच्छी होती है, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, ठंडक मिलती है अंदर। तो इसलिए हमें कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, एक स्टील व्हील का ग्लास लिया, उसमें ठंडा ठंडा पानी डाला, तो ओस आ जाती है उसके साइड में, है ना, सफ़ेद सफ़ेद सा। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि आसपास हमारे हवा है ना। हवा में जो है वाटर वेपर्स भी है। जैसे हमने कोई ठंडी चीज़ डाली इसके अंदर, तो वो ठंड टेम्परेचर जो है उस हवा के कांटेक्ट में आया, ठंडा टेम्परेचर, है ना, कम टेम्परेचर। तो हवा उस टेम्परेचर से क्या हो जाती है, वाटर वेपर जो होती है हमारी, वो वाटर वेपर फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। इसलिए वो वहाँ पर लिक्विड जो है गिलास के चारों ओर आपका यहाँ पर बहता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको, या ओस की फॉर्म में, है ना। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी जिसमें ठंडा पानी डाला जाएगा। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, पर यहाँ पर एक दो चीज़ें और रह जाती है, ठीक है, जो मैं कह रहा था आपको समझाऊंगा, वो आगे है इस पेज पे। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, कितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए 1 किलो लिक्विड को पूरे गैस में कन्वर्ट करने के लिए, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है। टोटल हीट एनर्जी जो हमें चाहिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। होप आपको अच्छा लगे होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी कर दें। थैंक यू।